ओके, गुड मॉर्निंग गाइस, ठीक हो आप लोग? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साउंड क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही साउंड में? साउंड तो क्लियर होगा, आपको सबको आवाज आ रही है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, अगर साउंड नहीं आप पहुंचा किसी तक तो बता सकते हो आप लोग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साउंड क्लियर है, गुड, ओके, ठीक है। तो कल हमारा टॉपिक कुछ आधे में छूट गया था थोड़ा, क्योंकि वो बैक हो गया था वहाँ से। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो आप लोग प्लीज क्वेश्चन कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत आ रही थी तो। ये क्वेश्चन बना आपका, जो कल क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन? दोनों में सेफ्टी चेक करी आपने? डिफ्लेक्शन और लेटरल स्टेबिलिटी में चेक करने को कहा था मैंने, अगर क्वेश्चन आपके पास पड़ा होगा तो। वैसे रिकॉर्डेड में आ ही गया था क्वेश्चन। तो डिफ्लेक्शन और लेटरल स्टेबिलिटी में क्या निकला, सेफ या फेल? किसमें सेफ, किसमें फेल? एनीवन, किसी ने सॉल्व किया इसको? करा रहा हूँ मैं बस, अगर किसी का आंसर निकला है तो आप बता सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद मैं करा रहा हूँ इसको, आगे सॉल्व करा रहा हूँ। डिफ्लेक्शन या लेटरल स्टेबिलिटी में आपका ये क्या निकला, इसकी वैल्यू क्या लिखा आपने? A1 सेफ इन डिफ्लेक्शन, किसकी वैल्यू क्या होगी बोला दीपक गौर आपने? 1 1। डिफ्लेक्शन में तो सेफ है, हाँ। लेटरल स्टेबिलिटी, हाँ डिफ्लेक्शन में सेफ है। लेटरल लेटरल स्टेबिलिटी चेक नहीं करी? किसी ने लेटरल स्टेबिलिटी चेक करी? ठीक है, तो इसको करते हैं फिर आगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर नहीं करा तो कर लेंगे इसको, आगे सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन मैंने दिया था कल, लेटरल स्टेबिलिटी पढ़ाने के बाद एक क्वेश्चन मैंने दिया था जिसमें मैंने आपको बताया, बोला था कि लेटरल स्टेबिलिटी और इसका डिफ्लेक्शन में चेक करके बताइए कि ये सेफ है या फेल फेल कर रहा है डिफ्लेक्शन में। तो डिफ्लेक्शन में लगभग सभी ने चेक कर लिया आपने, लेकिन लेटरल स्टेबिलिटी शायद किसी का नहीं निकला है किसी का। ठीक है, आप लोग ट्राई कर लो, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा लेटरल स्टेबिलिटी, तब तक मैं करा देता हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अ कैंटिलीवर बीम ऑफ साइज 250 into 750 mm इज यूज्ड फॉर अ स्पैन ऑफ 7 मीटर। स्पैन दिया हुआ है आपको 7 मीटर का, और एक कैंटिलीवर बीम आपको दिया हुआ है जिसका साइज दिया हुआ है यहाँ पे आपको 250 into 750 mm, और स्पैन कितना, 7 मीटर। चेक द सेफ्टी ऑफ द बीम अगेंस्ट डिफ्लेक्शन। सबसे पहले तो बीम की सेफ्टी अगेंस्ट डिफ्लेक्शन चेक करना है, यानी बीम सेफ है या नहीं है डिफ्लेक्शन में। एंड लेटरल स्टेबिलिटी, और लेटरल स्टेबिलिटी में इफ mf1 इक्वल टू 1.40, mf2 इक्वल टू 1.10, और कवर आपको 50 mm का यहाँ पे गिवन है।
तो बस इजी सा ही क्वेश्चन है, आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। दीपक गौर ने कहा था L1 था ना, वो L1 7 मीटर लेना है आपको, 7 मीटर दिया था क्वेश्चन में, स्पैन ऑफ 7 मीटर था, तो L1 7 मीटर 7000 mm। सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टार्ट भी कर दिया था चेक फॉर डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन के लिए चेक करने के लिए स्टार्ट किया था, यहीं से ये बैक हो गया था। तो आज स्टार्ट करते यहीं से है। तो चेक फॉर डिफ्लेक्शन में आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ should greater than equal to span upon a वैल्यू। ये तो आपका बेसिक फॉर्मूला होता है। जब बेसिक फॉर्मूला ये होता है तो यहाँ पे देखिए मॉडिफिकेशन फैक्टर्स आपको गिवन है, स्पैन चेक कर लीजिए, स्पैन आपका 10 मीटर से कम का है, तो आपको ए वैल्यू को 10 बाई स्पैन से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और मॉडिफिकेशन फैक्टर्स आपको दिए हुए हैं MF1 और MF2। MF1 किसके लिए था, टेंशन के लिए। MF2 किसके लिए था, जब आपने स्टील रेनफोर्समेंट कॉम्प्रेशन में भी प्रोवाइड कर रही है। इसका मतलब जो मॉडिफिकेशन फैक्टर है, दोनों मॉडिफिकेशन फैक्टर आपको पता है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होते हैं, ए वैल्यू के साथ, मैंने कल आपको बताया था। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ए वैल्यू के साथ, तो आपका ये फॉर्मूला बन के आ गया इफेक्टिव डेप्थ का। यहाँ से निकालिए इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ शुड ग्रेटर देन इक्वल टू, कितनी निकल के आ रही है ये निकालिए, पहले इक्वल टू करके निकाल दीजिए, फिर बाद में देख लेना। ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए यहाँ पे। तो इफेक्टिव डेप्थ यहाँ पे निकालिए जो निकल के आ रही। स्पैन कितना दिया हुआ है, स्पैन दिया हुआ है 7 मीटर का, यानी 7 मीटर यानी 7000 mm हो गया। ए वैल्यू कैंटिलीवर के लिए ए वैल्यू कितनी होती है, कैंटिलीवर के लिए ए वैल्यू होती है 7 होती है, और MF1 आपको दिया हुआ है 1.4, और MF2 आपको दिया हुआ है 1.10। तो ये सॉल्व करके आपका आ ही गया था कल। लेटरल स्टेबिलिटी में फेल है दीपक गौर, फेल, पूजा फेल होगा स्टेबिलिटी में, यस। दो लोगों का आंसर सही है, बिल्कुल सही है। लेटरल स्टेबिलिटी में ये फेल कर रही है और डिफ्लेक्शन में पास कर रही है थी, बिल्कुल सही है। तो इफेक्टिव डेप्थ यहाँ से आपने निकाला, ये निकल के आएगा 649.35, 649.35 mm, इतना कुछ निकल के आ रहा होगा ये, ठीक है। तो इफेक्टिव डेप्थ अवेलेबल कितनी है, इफेक्टिव डेप्थ अवेलेबल, इफेक्टिव डेप्थ अवेलेबल यहाँ पे गिवन है आपको 750 mm टोटल डेप्थ है, 50 mm का कवर है, तो इफेक्टिव डेप्थ अवेलेबल कितनी होगी, 750 माइनस 50, 700 mm, इतनी आपकी इफेक्टिव डेप्थ अवेलेबल होगी। तो देखिए इफेक्टिव डेप्थ अवेलेबल, दिस इफेक्टिव डेप्थ अवेलेबल, जो ये इफेक्टिव डेप्थ है आपकी, ये अवेलेबल शुड ग्रेटर देन इक्वल टू स्पैन अपॉन ए वैल्यू इनटू MF1 इनटू MF2, ठीक है। आपने कौन सा वाला इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट कर ली, ये भी इफेक्टिव डेप्थ होती है, तो ये वाली इफेक्टिव डेप्थ आपने कैलकुलेट कर ली जो आप प्रोवाइड कर, दिस इज इफेक्टिव डेप्थ प्रोवाइडेड, ठीक है। तो इफेक्टिव डेप्थ प्रोवाइडेड आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, इफेक्टिव डेप्थ प्रोवाइडेड ये निकल के आई 649.35 mm, और इफेक्टिव डेप्थ अवेलेबल 700 mm है। तो यहाँ पे देखिए इफेक्टिव डेप्थ अवेलेबल यानी 700 mm इज ग्रेटर देन 649, 649 649.35। तो डिफ्लेक्शन में ये आपकी सेफ है, सेफ इन डिफ्लेक्शन, ओके। तो द बीम इज सेफ इन डिफ्लेक्शन, सिंपल, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला बस लगाना है आपको, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ अवेलेबल शुड ग्रेटर देन इक्वल टू स्पैन अपॉन ए वैल्यू इनटू MF1 इनटू MF2 होना चाहिए। आपने स्पैन अपॉन ए वैल्यू इनटू MF1 इनटू MF2 कैलकुलेट किया, इससे एक इफेक्टिव डेप्थ निकल जाएगी जो कि प्रोवाइडेड इफेक्टिव डेप्थ होगी।
ये प्रोवाइडेड इफेक्टिव डेप्थ आपकी निकल के आ गई कितनी 649.35 mm। जैसी प्रोवाइडेड डेप्थ आपकी निकल गई तो आपको चेक करना है इफेक्टिव डेप्थ के साथ जो अवेलेबल है, तो आपको पता चल रहा है कि इफेक्टिव डेप्थ जो अवेलेबल है इज ग्रेटर देन इफेक्टिव डेप्थ प्रोवाइडेड 649.35। तो आपकी बीम सेफ होगी डिफ्लेक्शन में। सिंपल। अगला आपको चेक करना है लेटरल स्टेबिलिटी में। सेकेंड केस में आपको चेक करना है लेटरल स्टेबिलिटी में। चेक फॉर लेटरल स्टेबिलिटी। लेटरल स्टेबिलिटी। जब लेटरल स्टेबिलिटी में आप चेक करोगे कि आपको क्या है, यहाँ पे आपको गिवन है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम आपको गिवन है। कैंटिलीवर बीम के लिए लेटरल स्टेबिलिटी में स्पैन शुड नॉट ग्रेटर देन 25 बी या 100 बी स्क्वायर बाई डी, 100 बी स्क्वायर बाई स्मॉल डी। ठीक है, लेसर, इन दोनों में से जो लेसर होगा वो वैल्यू आपको लेनी है। ये आपको करना था, कल फॉर्मूला मैंने आपको कराया था ये फॉर्मूला। ठीक है, स्पैन शुड नॉट ग्रेटर देन 25 बी और 100 बी स्क्वायर बाई डी विच वर इज लेसर। ओके, सो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कर सकते हो आप इजिली कैलकुलेट। पहले आप निकालिए 25 टाइम्स बी। 25 टाइम्स जब आप बी निकालोगे तो बी कितना है, बी यहाँ पे गिवन है आपको 250 mm का, 250 mm का बी गिवन है। ठीक है, और 100 बी स्क्वायर, 100 बी स्क्वायर बाई डी इफेक्टिव डेप्थ 700 mm। इसको कैलकुलेट करोगे जब आप तो पहला निकल के आ रहा होगा ये 6250 और सेकेंड वाला निकल के आ रहा होगा 8928। ओके, तो लेसर वैल्यू इन दोनों में से कौन सी है, लेसर वैल्यू इन दोनों में से 6250। तो आपको लेसर वैल्यू लेनी है तो 6250 आपने ले ली। अब स्पैन के साथ कंपेयर करिए। आपका स्पैन आपको गिवन है, स्पैन जो L1 आपको गिवन है, ये स्पैन अगर कोई लेटरल स्पैन नहीं दिया हुआ है, अलग से लेटरल स्पैन दिया हुआ है तब तो आप लेटरल स्पैन को कंसीडर करना। लेकिन अगर कोई स्पैन आपको गिवन नहीं है, उसने स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि लेटरल स्पैन है या कौन सा स्पैन है, तो आप सिंपली जो स्पैन दिया हुआ है उसी को लेटरल एज्यूम करोगे। ठीक है, तो स्पैन L1 यहाँ पे आपको गिवन है 7000 mm का। और कंडीशन क्या होती है आपकी, कंडीशन होती है दिस L1 शुड नॉट ग्रेटर देन 25 बी और 100 बी स्क्वायर बाई डी। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा L1 इज ग्रेटर देन 6250। ठीक है, लेसर ऑफ दिस वैल्यू। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, दिस L1 शुड नॉट ग्रेटर देन, यानी बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे L1 क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है 6250 से, जो लेसर वैल्यू आ रही है उससे बड़ा है। इसका मतलब क्या है, फेल्ड अगेंस्ट लेटरल स्टेबिलिटी। द बीम इज फेल्ड अगेंस्ट लेटरल स्टेबिलिटी, फेल्ड अगेंस्ट लेटरल स्टेबिलिटी। तो लेटरल स्टेबिलिटी के अगेंस्ट बीम आपकी फेल कर जा रही है यहाँ पे, because L1 is greater than 6250, but the condition is L1 should not greater than lesser of these values। ओके, तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब इजी है। ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछता है, तो आपको वहाँ पे क्लियर होना चाहिए। वहाँ पे आपको L1 की वैल्यू पूछ देता है कि लेटरल स्टेबिलिटी में आप L1 उसकी वैल्यू बताइए। कैंटिलीवर बीम के लिए जो वैल्यूज है ये आपसे डायरेक्टली पूछ देगा कि L1 की वैल्यू कितनी आएगी, वहाँ पे आप बताइए। ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर पहला ये है, क्वेश्चन का आपने ले लिया होगा, नहीं लिया तो देख लो ये क्वेश्चन का यहाँ से। अगला फाइनल। देन कुछ कोडल प्रोविजन से बच हमारे लास्ट में बचे हुए हैं, दो तीन कोडल प्रोविजन से बीम में बचे हुए हैं, उसके बाद हम लिंटल स्टार्ट करते हैं। तो वो कोडल प्रोविजन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पहला कोडल प्रोविजन जो बचा हुआ है आपका वो है मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट इन बीम। इसको आप लिखिए, मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट, मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट इन बीम। अगर बीम की हम बात करें तो मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट, टेंशन में मिनिमम रेनफोर्समेंट हमें कितनी प्रोवाइड करनी है, जो कोड हमें
स्पेसिफाई कर रखी है, ये आपका होना चाहिए AST अपॉन BD should greater than equal to 0.85 अपॉन FY। अगर मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट की हम बात करें तो मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट इन बीम should always be greater than AST upon BD greater than equal to 0.85 upon FY। मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की आपको पता है ये जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें टेंसाइल स्ट्रेसेस कुछ ना कुछ रेजिस्ट करना ही है बीम में, और डक्टिलिटी क्राइटेरिया को हमें क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। ठीक है, इसीलिए मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है। अगर टेंशन रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड नहीं करोगे तो आपकी जो स्ट्रक्चर में फेलियर अकर करेगा वो सडन फेलियर अकर करेगा। इसी वजह से हम लोग टेंशन में कुछ ना कुछ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि अगर कभी स्ट्रक्चर में फेलियर अकर कर भी गया तो डक्टाइल फेलियर ही अकर करे, सडन फेलियर अकर ना करे। इसके लिए क्राइटेरिया आपका ये पास होना जरूरी है, AST अपॉन BD should greater than equal to 0.85 upon FY, which is the minimum tension reinforcement। देन अगले पेज में स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जा रहा हूँ अगले पेज में। उसके बाद देखिए आप, अगर परसेंटेज ऑफ स्टील की मैं बात करूं तो परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकालोगे आप? परसेंटेज ऑफ स्टील, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कहीं पे अगर आपको निकालना है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील PT परसेंटेज से आप शो करोगे इसको, तो ये निकलता है मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील AST बाई BD। फर्स्ट फॉर्मूला AST बाई BD इंटू 100, इससे निकल सकता है, या ये निकल सकता है आपका 0.85 FY इंटू 100। इन दो फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, इससे आपका मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील निकल जाएगा। अभी तक हमने मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील जो क्वेश्चंस में कैलकुलेट करी थी वो AST अपॉन BD के टर्म्स में ही करी थी, तो यहाँ पे ध्यान रखना 0.85 अपॉन FY से भी मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील निकल के आ जाएगी। तो कहीं पे अगर आपको यील्ड स्ट्रेस डायरेक्टली गिवन है और आपको मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील निकालने को बोल दे तो आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, हम एग्जांपल देख भी लेते हैं। इफ FY इज गिवन एज 250, 415, 500, ये FY की वैल्यू गिवन है। PT परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है, यानी मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, तो आप इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पे निकालिए 0.85 अपॉन FY करना है इंटू 100 आपको करना है और आपका मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील निकल के आ जाएगा। पहला हो जाएगा ये 85 अपॉन 250, सेकेंड हो जाएगा 485 अपॉन 415 और लास्ट हो जाएगा 85 अपॉन 500। तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेट करके देखिए यहाँ पे कितना आ रहा होगा, ये कैलकुलेट करके आ रहा होगा, पहला वाला कैलकुलेट करके आ रहा होगा 0.34%, 0.34%। इसके बाद अगर 415 स्टील की मैं बात करूं तो यहाँ पे ये निकल के आ रहा होगा 0.203%, परसेंट में सारी चीजें, ठीक है। और Fe 500 स्टील कहीं पे अगर आप यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको 0.17% स्टील मिनिमम प्रोवाइड करना ही करना है। तो ये आप FY की टर्म्स में भी निकाल सकते हो, क्वेश्चन एग्जाम में किसी भी टर्म्स में आपको दिया हो सकता है। क्लियर, कोई दिक्कत? उसके बाद ये तो पढ़ दिया आपने मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट इन द बीम। मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट के बाद है आपका मिनिमम कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट। मिनिमम कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट, अगला IS कोडल प्रोविजन है मिनिमम कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट इन बीम। अगर बीम में हम मिनिमम कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट की अगर हम बात करें तो नील प्रोवाइड करते हैं, यानी बिल्कुल भी हम कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट मिनिमम कोई प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। मिनिमम रेनफोर्समेंट बीम में सिर्फ उसी टाइम पे प्रोवाइड करते हैं जब आप डबली रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करोगे। कॉम्प्रेशन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की जरूरत कब पड़ती है? जब डबली रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करते हो, सिंपल सी बात है। तो ऑलवेज तो हम कॉम्प्रेशन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते ही नहीं है। इसी वजह से अगर मिनिमम कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट इन बीम की कभी भी बात करता है तो आप नील बोलोगे, नील प्रोवाइड करोगे, क्योंकि वहां पे हम
अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ना कि ऑलवेज प्रोवाइड करना जरूरी है। इसी वजह से मिनिमम कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट इन बीम हम 0 लेके चलते हैं। क्लियर? देन उसके बाद अगला जो कोडल प्रोविजन है आपका, जो कोडल प्रोविजन अगला हमें डिस्कस करना है और फाइनल कोडल प्रोविजन ये रहने वाला है आपका, ये कोडल प्रोविजन है मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ऑब्लिक टेंशन रेनफोर्समेंट। अगर आप कॉम्प्रेशन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो तो वहां पे मैक्सिमम कितना, या टेंशन में भी मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ऑब्लिक टेंशन रेनफोर्समेंट इन बीम। इन बीम, तो बीम में मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ऑब्लिक टेंशन रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करोगे? ये प्रोवाइड करोगे 4% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। दिस इज 4% ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कोडल प्रोविजन ये लिखा रखे हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैनी टाइम आपके एग्जामिनेशन, तो बहुत बार एग्जाम में आपके आ भी रखे हैं। 4% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, 4% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया, या इसको आप बोल सकते हो 0.04 टाइम्स बी इंटू कैपिटल डी। ठीक है, मैंने 4/100 कर दिया, तो 4/100 इक्वल टू परसेंटेज में है ना, ये 4/100 कर दिया, तो 0.04 ऑफ बी इंटू डी, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, एग्जाम में इसके फॉर्म में भी आता है और इस फॉर्म में भी आता है एग्जाम में। ध्यान रखना है आपको कि मैक्सिमम कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट आपको मैक्सिमम कॉम्प्रेशन या टेंशन रेनफोर्समेंट बीम में आप कितना प्रोवाइड करोगे? मैक्सिमम 4% प्रोवाइड करोगे, या 0.04 टाइम्स ऑफ बीडी आप बोल सकते हो। तो ये आपके सारे के सारे प्रोविजन जो थे बीम के लिए हमने क्लियर कर लिए हैं। अगर किसी को भी कोई टॉपिक में इससे पहले वाले में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि सर इसमें दिक्कत आ रही थी, ये हमें बता दीजिए, क्या ये समझ में नहीं आ रहा। तो कोडल प्रोविजन से आपने कंप्लीट कर लिए। पहले आपने क्या पढ़ा था? इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेशन पढ़ा था, वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद डिफ्लेक्शन में चेक पढ़ा आपने, लिमिट्स पढ़ी उनके लिए। उसके बाद कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन पढ़ा आपने। देन आपने क्या स्टडी किया उसके बाद आपने स्टडी किया डिफ्लेक्शन के स्टडी करने के बाद, डिफ्लेक्शन अपने आप में थोड़ा पढ़ा था। उसके बाद आपने स्टडी किया कि मिनिमम जो रेनफोर्समेंट लेटरल स्टेबिलिटी, डिफ्लेक्शन के बाद आपने स्टडी किया लेटरल स्टेबिलिटी। उसके बाद मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट, देन मिनिमम कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट, और फाइनली आपने पढ़ा मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ऑब्लिक टेंशन रेनफोर्समेंट इन बीम। तो ये सारे कोडल प्रोविजन से काफी काफी इंपॉर्टेंट है, एक भी छोड़ना मत। सभी जो कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ा रखे हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए एग्जाम में जाने से पहले, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन आएगा, इसके बाद क्वेश्चन नहीं बनेगा। ओके, तो ये आपकी बीम कंप्लीट हो गई है। बीम के जो स्पेसिफिकेशन है ये हमने सारे के सारे कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं अरेज किया, यानी ठीक है, आपका क्लियर हो रखा है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, कल हम इसके प्रोविजन से कंप्लीट करेंगे और उसके बाद अपनी लिंटेल वाली यूनिट स्टार्ट करके लिंटेल को कंप्लीट कर लेंगे आज। एंड देन मंडे से हमारा शेयर स्टार्ट हो जाएगा। तो हम पहले देखेंगे जो आपका सिलेबस में टॉपिक मेंशन है, पहले वो टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है पहले हम उन्हीं को पकड़ेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो स्फीयर, बॉन्ड और टॉर्सन, ये तीनों टॉपिक एक साथ आते हैं वैसे, लेकिन टॉर्सन आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो टॉर्सन को अभी हम नहीं पढ़ेंगे, बाद में उसको लास्ट में जो चीजें वहां से आ सकती हैं टॉर्सन हम फाइनली वहां पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम स्फीयर और बॉन्ड पढ़ेंगे वहां से, देन स्लैब कॉलम आगे की ओर बढ़ेंगे वहां से। तो जो पहले सिलेबस में आपका, उस सिलेबस वाले को हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे डिटेल में। देन जो आउट ऑफ सिलेबस में क्वेश्चन पूछता है उन टॉपिक्स को अगर टाइम मिलता है बाद में, मिल जाएगा टाइम, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगली यूनिट के लिए आप तैयार रहिए। अगली यूनिट आपकी लिंक है, छोटी सी यूनिट है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी अराइज हो जाते हैं। लिंटेल आपकी अगली यूनिट है। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना के यहाँ पे पहले से रखे हुए हैं कि लिंटेल आखिर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये बात यहीं से स्टार्ट करते हैं कि लिंटेल आपका होता क्या है, लिंटेल प्रोवाइड क्यों करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रैक्टिकली अगर आपको दिखाऊं लिंटेल को, तो इस डायग्राम से पहले हम यहाँ जाते हैं। आप देखिए लिंटेल मैंने यहाँ पे शो कर रखे हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये लिंटेल है। लेफ्ट वाले डायग्राम में आप देखिए,
दिस इज लिंटेल। कहाँ प्रोवाइड किया आपने? ओपनिंग से ऊपर, ये क्या आपका डोर, डोर से ऊपर आपने प्रोवाइड कर रखा है जस्ट लिंटेल। इन सिमिलर वे अगर राइट साइड फिगर में आपको दिख रहा होगा तो राइट साइड फिगर में जो लिंटेल है दिस इज लिंटेल, एंड अगेन दिस इज ऑल्सो लिंटेल, ये भी आपका लिंटेल है। तो देखिए आप यहाँ पे आपने लिंटेल कहाँ प्रोवाइड कर रखा है, जहां पे भी ओपनिंग है उससे ऊपर आपने एक लिंटेल प्रोवाइड कर रखा है। जैसे जहाँ पे डोर प्रेजेंट है, या ये यहाँ पे क्या है राइट साइड में देखिए आप विंडोज है यहाँ पे, तो डोर या विंडो से ऊपर एक बीम आप प्रोवाइड करते हो, इसी बीम को हम बोलते हैं लिंटेल। अब बात है कि ये बीम प्रोवाइड करने का, ओपनिंग से ऊपर इस बीम को प्रोवाइड करने का रीजन क्या है। तो किसी भी ओपनिंग से पहले इस बीम को प्रोवाइड करने का रीजन होता है, पहला तो रीजन होता है कि जो इसके ऊपर मैशनरी प्रेजेंट है, आप देख रहे होंगे ये लिंटेल है राइट साइड, अगर लेफ्ट साइड में फिगर में देखोगे आप तो ये लिंटेल है। इस लिंटेल के ऊपर आपको पता है ये ब्रिक की मैशनरी प्रेजेंट है। ब्रिक की मैशनरी से आपको पता है कुछ ना कुछ लोड नीचे की ओर अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ से इसके ऊपर भी मैशनरी होगी, तो ब्रिक मैशनरी कुछ ना कुछ लोड अप्लाई करेगी। तो लिंटेल का काम होता है कि इस लोड को ट्रांसफर करना आइदर इन लेफ्ट साइड और इन राइट साइड, यानी डायरेक्टली जो आपका डोर है उसको इस लोड के कांटेक्ट में आने से बचाने के लिए हम लोग लिंटेल का यूज करते हैं। तो लिंटेल का काम क्या है? लिंटेल का काम है जो भी इसके ऊपर मैशनरी है, यानी डोर के ऊपर जो भी मैशनरी प्रेजेंट है, मैशनरी किसकी हो सकती है, या तो ब्रिक की हो सकती है मैशनरी, ब्रिक मैशनरी हो सकती है, ठीक है, या स्टोन मैशनरी हो सकती है, जो भी मैशनरी इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है इसके ऊपर, इसकी वजह से जो भी लोड अराइज हो रहा है उस लोड को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, कहाँ, वॉल्स में। ये क्या है, वॉल्स, वॉल्स में लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना, यहाँ भी वॉल्स में लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर ये लोड जो लिंटेल के ऊपर मैशनरी प्रेजेंट है, यहाँ से अगर लोड डायरेक्टली डोर में आएगा तो होगा क्या, जो ये वुडन फ्रेम आपने प्रोवाइड कर रखा है, इस वुडन फ्रेम में क्रश, ये वुडन फ्रेम आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक कर सकता है, या ये वुडन फ्रेम आपका क्रश कर सकता है। तो इस वुडन फ्रेम की क्रशिंग को रोकने के लिए, या इस वुडन फ्रेम को क्रश होने से बचाने के लिए हम लोग एक बीम प्रोवाइड करते हैं ओपनिंग से जस्ट ऊपर, जिसका नाम लिंटेल होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लिंटेल क्यों प्रोवाइड करते हैं। इन सिमिलर वे अगर हम बात करें विंडोज की, तो आपको यहाँ पे और क्लियर दिखा होगा, विंडोज में यहाँ पे देखिए राइट वाले फिगर में देखिए, ये आपने ओपनिंग के ऊपर एक बीम प्रोवाइड कर रखी है जिसका नाम है लिंटेल, ये आपने बीम प्रोवाइड कर रखी है जिसका नाम है लिंटेल, और आपको इसके ऊपर दिखा होगा ये ब्रिक की मैशनरी प्रोवाइड कर रखी है, ये ब्रिक की मैशनरी इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। तो इस ब्रिक की मैशनरी से कुछ ना कुछ लोड जनरेट हो रहा होगा जो कि डायरेक्टली इसके ऊपर आएगा, लिंटेल के ऊपर। और इस लिंटेल का काम क्या है, इस लिंटेल का काम है इस लोड को, इस लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना वॉल्स में, यानी इस विंडो को डायरेक्टली इस लोड के कांटेक्ट में आने से बचाता है लिंटेल, और लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है एडजस्टिंग वॉल्स, जो आपका यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट है विंडो के आसपास लेफ्ट और राइट साइड, वहां पे लोड को ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो कि लोड आपका एराइज कहाँ से हो रहा है, इसके ऊपर की मैशनरी की वजह से, ठीक है। तो सिंपल से आपका लिंटेल का काम आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखिए, एक बीम तो उन्होंने, अगर विंडोज की अगर हम बात करें, डोर्स में तो देखिए एक ही बीम प्रोवाइड कर रखी है, लेकिन अगर विंडो की मैं बात करूं तो विंडो में देखिए एक बीम इन्होंने टॉप में प्रोवाइड कर रखी है, एक बीम ये बॉटम पे प्रोवाइड कर रखी है। तो जो ये बॉटम वाली बीम होती है ये लिंटेल नहीं होती है, ध्यान रखना। बॉटम वाली बीम को हम लोग हमेशा स्टील कहते हैं, SIL, स्टील कहते हैं बॉटम वाली बीम को। ये आप पढ़ोगे कहाँ पे, BMC में, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे। तो जो लिंटेल होती है वो विंडो के, या जो आपने डोर प्रोवाइड कर रखा है उसके ऊपर वाली बीम ही होती है, यानी उसके जस्ट ऊपर आप प्रोवाइड करते हो इसको, ओके। तो लिंटेल का काम आपको समझ में आ गया। तो लिंटेल भी एक टाइप की क्या है, बीम ही है, जो कि लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आती है, या जो आपका ओपनिंग प्रोवाइड कर रखी है जहाँ पे आपसे, उस ओपनिंग में जो भी आपने वुडन स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रखा है उस वुडन स्ट्रक्चर को क्रश होने से बचाने के काम आता है आपका लिंटेल। तो मैंने यहाँ पे एक अपने एनालिसिस के लिए एक डायग्राम बना रखा है, जहाँ पे देखिए आप, ये ओपनिंग है, दिस इज ओपनिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर बॉटम पे देखिए तो ये ओपनिंग है, तो ये आपका डोर भी हो सकता है या ये विंडो भी हो सकता है।
टॉप में देखिए तो यहाँ पे मैंने मैशनरी प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है, साइड में और टॉप में जो भी मैंने ब्लू से ये बना रखी है, ये पूरी की पूरी मैशनरी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी मैशनरी है जो मैंने ये ब्लू से बना रखी है, ये पूरी की पूरी मैशनरी है। मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखा भी रहा हूँ, ये पूरी की पूरी मैशनरी है, ब्रिक की मैशनरी या स्टोन मैशनरी, कुछ भी हो सकती है। जहाँ पे ओपनिंग है उसके ऊपर देखिए ब्लैक से मैंने एक बीम बना रखी है जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लिंटेल। तो इस ओपनिंग के ऊपर मैंने एक बीम बना रखी है जिसका नाम है लिंटेल, जो कि मैंने आपको ओरिजिनल फिगर में भी आपको शो कर दिया है कि लिंटेल आखिर दिखता कैसा है। तो मैंने यहाँ पे ओपनिंग के ऊपर एक लिंटेल प्रोवाइड कर दिया है। इस लिंटेल में डिफरेंट डिफरेंट चीजें मैंने यहाँ पे आपको शो कर रखी है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो स्पेसिफिकेशन हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं वो स्पेसिफिकेशन है क्या, उसके बाद एक एक करके हम लोग पॉइंट आगे समझते जाते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला सबसे पहला तो एच, ये हाइट एच क्या है। कैपिटल एच की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका हाइट ऑफ मैशनरी एबव लिंटल। कैपिटल एच क्या है आपका हाइट ऑफ मैशनरी एबव लिंटल, यानी ये लिंटल है। इस लिंटल के ऊपर जो भी मैशनरी आपने प्रोवाइड कर रखी है उस मैशनरी की हाइट को मैं कैपिटल एच से शो करूंगा, जितनी भी हाइट होगी। पहली बात एच। देन उसके बाद मैं इसको लिख लेता हूँ, कैपिटल एच इक्वल टू हाइट ऑफ मैशनरी एबव द लिंटल, हाइट ऑफ मैशनरी एबव द लिंटल। लिंटल से ऊपर जो मैशनरी की हाइट है उसको हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग शो करेंगे कैपिटल एच से। देन कैपिटल डी क्या है यहाँ पे, कैपिटल डी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये देखिए कैपिटल डी, दिस इज कैपिटल डी, मैंने हाईलाइट कर दिया उसको। कैपिटल डी है आपका थिकनेस ऑफ लिंटल, जो लिंटल आपने प्रोवाइड कर रखी है उसकी थिकनेस, थिकनेस ऑफ लिंटल। बी नॉट, बी नॉट यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रखा है, बी नॉट आपने जो प्रोवाइड किया है वो है आपका थिकनेस ऑफ लेंथ ऑफ ओपनिंग। जो बी नॉट आपने ये प्रोवाइड कर रखा है ये बी नॉट है आपका लेंथ ऑफ ओपनिंग, लेंथ ऑफ ओपनिंग। जो भी ओपनिंग होगी विंडो या डोर, उस ओपनिंग की लेंथ। देन उसके बाद एच नॉट आपका क्या है, एच नॉट प्रोवाइड कर रखा है जो आपने, ये है हाइट ऑफ ओपनिंग। आप फिगर में देखते रहिए, सारी चीजें जो मैं लिख रहा हूँ उसको रिलेट करते रहिए। हाइट ऑफ ओपनिंग, एच नॉट यहाँ पे गिवन है जो वो है हाइट ऑफ ओपनिंग। बचा क्या यहाँ पे, एक टर्म और बचा एल नॉट। एल नॉट जो यहाँ पे गिवन है आपका, एल नॉट जो मैंने शो कर रखा है वो है आपका इफेक्टिव स्पैन ऑफ लिंटर, इफेक्टिव स्पैन, इफेक्टिव स्पैन किसका, लिंटर का, इफेक्टिव स्पैन ऑफ लिंटर। दिस इज द इफेक्टिव स्पैन ऑफ लिंटर। तो मैंने यहाँ पे आपको एक लिंटेल शो कर रखा है, उसके ऊपर मैशनरी भी शो कर रखी है, और जो जो टर्म्स यहाँ पे थे वो सारे के सारे स्पेसिफिकेशन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं जो कि लिंटेल में प्रेजेंट है। आप देखिए मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना रखा है, इस ट्राइंगल का सिग्निफिकेंस है क्या इसको भी हम समझ लेते हैं यहीं पे। उसके बाद हम जो जो चीजें हमने बोली उसको हम लिखते हैं थ्योरेटिकल। तो देखिए आप, जो ये ट्राइंगल मैंने इसके ऊपर बना रखा है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये ट्राइंगल लिंटल के ऊपर ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो हमने ये ट्रायंगल बना रखा है ये आपका इमेजिनरी ट्रायंगल है। इस इमेजिनरी ट्रायंगल की हाइट जो मैंने रखी है ये रखी है एच, ये रखी है मैंने एच हाइट। अब बात ये बनती है कि लिंटल के ऊपर इमेजिनरी ट्रायंगल बनाने की जरूरत पड़ती क्यों है। तो देखिए जो लिंटल के ऊपर इमेजिनरी ट्रायंगल बनाने की जो जरूरत पड़ती है उसका यूज आपका होता है, उसका यूज क्या होता है कि हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो लिंटल में लोड आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस इमेजिनरी ट्रायंगल की वजह से ही आ रहा है। यानी कहना क्या चाह रहा हूं मैं, जो हम डिजाइन करेंगे लिंटल के लिए लोडिंग जो हम डिजाइन करेंगे सिर्फ और सिर्फ जो इमेजिनरी ट्रायंगल जो होगा, ये जो इमेजिनरी ट्रायंगल होगा इसके अंदर जो मैशनरी प्रेजेंट होगी उसी के लिए हम इस लिंटल को डिजाइन करेंगे। बाकी जो इमेजिनरी ट्रायंगल के आउटर मोस्ट एरिया में जो भी आपका, जो भी मैशनरी आपने प्रोवाइड कर रखी है उसका उसका लोड डायरेक्टली आपका वॉल्स में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी जो ये इमेजिनरी ट्रायंगल है
इसके बाहर जो ये मैशनरी प्रेजेंट है, इसके राइट साइड में भी जो ये मैशनरी प्रेजेंट है, ये डायरेक्टली जो लोड है ये वॉल में ट्रांसफर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका लोड लिंटल में नहीं आएगा, ये हम एज्यूम करते हैं। इसका लोड कहाँ ट्रांसफर होगा? डायरेक्टली वॉल में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जो इमेजिनरी ट्रायंगल आपने यहाँ पे शो कर रखा है, इस इमेजिनरी ट्रायंगल का लोड कहाँ पे आएगा? लिंटल में आएगा, और लिंटल इसे वॉल में ट्रांसफर करेगा। लिंटल इसे कहाँ ट्रांसफर करेगा? ओपनिंग के जो लेफ्ट और राइट साइड में वॉल प्रेजेंट है वहां ट्रांसफर करेगा। ठीक है, लेकिन इसके कुछ सिग्निफिकेंस है, इस ट्रायंगल के कुछ सिग्निफिकेंस है कि इस ट्रायंगल की हाइट कितनी होनी चाहिए। अगर ये तो ये चीजें सिग्निफिकेंट है, कुछ कुछ कोडल प्रोविजंस है जिसके तौर पे हमें ये ट्रायंगल बनाना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी इमेजिनरी ट्रायंगल हमने ले लिया, ऐसा नहीं होने वाला। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद आगे और डिटेल में। ठीक है, इतना तो आपने समझ लिया, इस डायग्राम में जो जो चीजें थी सारे कंपोनेंट हमने समझ लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज अब आपकी नहीं रही। इमेजिनरी ट्रायंगल मैंने क्यों बना रखा है वो बता दिया, क्योंकि इमेजिनरी ट्रायंगल बनाने का सिर्फ रीजन यही है कि जो लिंटल के ऊपर लोड ट्रांसफर हो रहा है वो हम एज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी ट्रायंगल के अंदर जो मैशनरी प्रेजेंट है उसी की वजह से लोड लिंटल में आ रहा है, और लिंटल उस लोड को कहाँ ट्रांसफर करेगी? वॉल्स पर ट्रांसफर करेगी। इमेजिनरी ट्रायंगल के बाहर जो भी मैशनरी होगी उस मैशनरी का लोड कहाँ जाएगा? सीधे वॉल्स में जाएगा। ये हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, और हम डिजाइनिंग भी वैसे ही करते हैं। ओके, तो अभी तक हमने जो जो चीजें पढ़ी उसको एक बार हम थ्योरेटिकली लिख लेते हैं कि आखिर लिंटल होता क्या है, ये हमने पढ़ लिया है। तो कुछ चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, जो हमने लिख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो लिंटल के बारे में डेफिनेशन लिख लेते हैं, लिंटल आखिर होता क्या है। तो अगर मैं बात करूं लिंटल की, इट इज अ माइनर स्ट्रक्चरल एलिमेंट, इट इज द माइनर स्ट्रक्चरल एलिमेंट, माइनर स्ट्रक्चरल एलिमेंट which is provided over the opening, which is provided over the opening ओपनिंग। और ये ओपनिंग्स क्या हो सकती है? ये ओपनिंग्स आपकी हो सकती है लाइक डोर, आइदर डोर हो सकता है या विंडो, दीज में भी द ओपनिंग। और भी कोई ओपनिंग होगी तो उसके ऊपर भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। फंक्शन क्या है इसका? जो फंक्शन हमने पढ़ा, इट्स फंक्शन इज its function is distributing the weight of masonry, distributing the weight of masonry above it to the side walls, thereby avoiding crushing of wooden frame। तो वही चीज जो मैंने आपको बताई, वो चीज मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दी है कि इसका फंक्शन क्या होता है। जो इसके ऊपर मैशनरी प्रेजेंट होती है उस मैशनरी का वेट उस मैशनरी का लोड को कहाँ ट्रांसफर करना? साइड वॉल्स में ट्रांसफर करना। और साइड वॉल्स में ट्रांसफर करते क्यों है? क्योंकि आपको पता है डोर्स या विंडो किसकी होती है? वुड की बनी होती है। अगर डायरेक्टली मैशनरी का लोड उस डोर या विंडो पे पड़ेगा तो डोर या विंडो क्रश कर सकती है। ठीक है, तो क्रशिंग को रोकने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? लिंटल का प्रोवाइड करते हैं। दिस इज द रीजन टू प्रोवाइड द लिंटल। और लिंटल क्या होता है ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, प्रिसाइज वे में हमने इसको डिस्कस कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे जो इमेजिनरी ट्रायंगल आप बनाओगे, इस इमेजिनरी ट्रायंगल का यहाँ पे देखिए ये एंगल्स मैंने शो कर रखे हैं, ये एंगल्स मैंने शो कर रखे हैं यहाँ पे। इस इमेजिनरी ट्रायंगल की कुछ एंगल्स हैं, तो इन इमेजिनरी ट्रायंगल का हमें एंगल कितना रखना है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आईएस कोड के अकॉर्डिंग जो एंगल हम प्रोवाइड करते हैं, अगर गुड ब्रिक मैशनरी प्रोवाइड कर रखी है आपने,
गुड ब्रिक मैशनरी के केस में हम लोग 45 डिग्री का एंगल प्रोवाइड करते हैं, और अगर पुअर ब्रिक मैशनरी प्रोवाइड कर रखी है तो वहां पे हम 60 डिग्री का एंगल प्रोवाइड करते हैं। तो गुड ब्रिक या पुअर ब्रिक तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये आप बीएमसी में डिस्कस करते ही हो कि गुड ब्रिक मैशनरी क्या होती है या पुअर ब्रिक मैशनरी आपकी होती क्या है, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो के बेस पे आप डिस्कस करते हो वहाँ पे कि 20% अगर वाटर आपका डिस्कस करेगा तो फर्स्ट क्लास, देन सेकंड क्लास, देन थर्ड क्लास, जैसे आप निकालते हो वहाँ पे, तो वही आपकी गुड पुअर ब्रिक्स होती है, ठीक है ना। तो अगला काम हमारा क्या है कि जो बेस एंगल है आपका ट्राइंगल का, जो ट्राइंगल हमने प्रोवाइड कर रखा है उसका बेस एंगल कितना रखना है, ठीक है ना। लिख लेते हैं इसको भी, बेस एंगल ऑफ ट्राइंगल, या इसको हम लोग बोल सकते हैं इमेजिनरी आर्च भी बोलते हैं इसको, कहीं पे इमेजिनरी आर्च भी के नाम से भी होगा, इमेजिनरी ट्राइंगल या इमेजिनरी आर्च भी होगा आपका। डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मैशनरी, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मैशनरी। तो ऑब्जेक्टिव वाइज ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, टाइप ऑफ मैशनरी। तो पहला, अगर गुड ब्रिक मैशनरी प्रोवाइड कर रखी है, गुड ब्रिक मैशनरी अगर आपने प्रोवाइड कर रखी है तो एंगल कितना हो गया 45 डिग्री का। पुअर ब्रिक मैशनरी अगर प्रोवाइड कर रखी है तो एंगल आपका हो जाएगा 60 डिग्री का। तो ये एंगल कितना हो गया आपका 60 डिग्री का। ये दो होते हैं एंगल। देन हाइट ऑफ इमेजिनरी ट्राइंगल, अगला काम है हमें, अब हमें पता चल गया कि एंगल कितना रखना है जो आपने इमेजिनरी ट्राइंगल बना रखी है, ठीक है। अब हम धीरे धीरे एनालिसिस की ओर बढ़ रहे हैं कि जो लिंटेल होगा उसकी डिजाइनिंग हम करेंगे कैसे, उसकी एनालिसिस की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना कि एनालिसिस अगर आप पढ़ोगे तो एनालिसिस पढ़ने से पहले एक चीज आपको ध्यान ही रखनी है कि लिंटेल आखिर एक बीम ही है। जो अभी तक हम बीम पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं में से एक बीम है लिंटेल, लेकिन जिसका आपको पता है साइज छोटा है, बहुत छोटा छोटा साइज है इसका, थिकनेस बहुत कम है। तो लेकिन जो इसका वर्क होगा वो तो सेम ही रहने वाला है। इसका काम क्या होगा, मूवमेंट को रजिस्ट करना। तो डिजाइनिंग करोगे तो कभी भी इसके किसके लिए करोगे, आप मूवमेंट के लिए ही डिजाइनिंग करोगे, इतना आपको ध्यान रखना है। तो अगर लिंटेल को डिजाइन करना है तो सिंपल सी बात है, आप उसमें मूवमेंट के लिए ही डिजाइन करोगे, बिकॉज लिंटेल इज नथिंग बट अ बीम ओनली। तो ये तो हो गया आपका गुड या पुअर ब्रिक मैशनरी के लिए एंगल आपको कितना प्रोवाइड करना है। अगर मैं हाइट ऑफ इमेजिनरी ट्रायंगल की मैं बात करूं, हाइट ऑफ इमेजिनरी ट्रायंगल, हाइट ऑफ इमेजिनरी ट्रायंगल, तो जो इमेजिनरी ट्रायंगल आपने बना रखा है, इस इमेजिनरी ट्रायंगल की हाइट कितनी रखी है मैंने h। तो ये h होगी कितनी, ये हम डिस्कस करते हैं। ये h मैंने जो आपका देखिए टॉप से लेकर बीच में h बना रखा है, ये h आपका, अगर मैं बीच में यहाँ पे एक लाइन डालूं तो ये दो ट्राइंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, दो ट्राइंगल बनेगा। अगर मैं इसके पीक को क्या करूं, पीक से एक लाइन ड्रॉ करूं बेस की ओर, तो दो ट्राइंगल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक ट्राइंगल आपको पकड़ना है और एक ट्राइंगल से आप इसकी हाइट निकाल सकते हो इजीली, ओके। तो देखिए आप यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाऊं, तो ट्राइंगल देखिए आप, अगले वाले पेज में बना रहा हूँ मैं, हाइट यहीं पे बना रहा हूँ, साइड में जगह बची हुई है। तो अगर मैं ट्राइंगल इसका बनाऊं तो ये ट्राइंगल राइट साइड वाला ट्राइंगल कुछ ऐसा बन के आएगा। हाइट कितनी है इसकी, हाइट आपकी है h की, हाइट है h, और बेस कितना है L0/2। जो टोटल इफेक्टिव लेंथ थी उसके सेंटर में मैंने एक कट मारा, जिससे कि आपका क्या बन गया, दो ट्राइंगल इनके बन गए लेफ्ट और राइट। तो एक ट्राइंगल लेके मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ। लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे आपका एंगल कितना है 45 डिग्री का, दिस इज द एंगल 45 डिग्री, ठीक है। गुड ब्रिक मैशनरी में लेके चल रहा हूँ तो 45 डिग्री मैंने यहाँ पे एंगल ले लिया। तो मैं यहाँ पे 1045 अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ, 1045 इक्वल टू क्या होगा, 1045 इक्वल टू होगा h/L0/2, h/L0/2। 1045 की वैल्यू आपको पता ही है 1 होती है, और हमें h की वैल्यू चाहिए। तो हाइट ऑफ इमेजिनरी ट्रायंगल कितनी होगी आपकी L0/2, यानी जो आपका इफेक्टिव स्पैन होगा, जो इफेक्टिव स्पैन का हाफ आपको हाइट रखनी किसकी, इमेजिनरी ट्रायंगल की, अगर गुड ब्रिक मैशनरी प्रोवाइड कर रखी है तो।
अगर आपने पुअर ब्रिक मैशनरी प्रोवाइड कर रखी है तो एंगल आप यहाँ पे 60 डिग्री लेके चलोगे, उसके बाद ये वैल्यू कुछ और निकल के आएगी। लेकिन कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है, अगर एग्जाम में अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है तो आप एज्यूम करोगे कि गुड ब्रिक मैशनरी ही आपको यहाँ पे लेनी है। तो दो चीजें आपने पढ़ ली, पहले तो आपने पढ़ लिया इमेजिनरी ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, उसके बाद आपने पढ़ा कि जो हाइट ऑफ इमेजिनरी ट्रायंगल है वो आपको कितना प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया है। आप यहाँ पे क्या करिए, इन तीनों पेजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिंटल का पहला पेज, सेकंड, थर्ड, पहला पेज ये। ओके, तो देखिए, अब एनालिसिस हमें पढ़ने से पहले एक चीज ध्यान रखनी है, उसके बाद हम एनालिसिस पढ़ेंगे, उससे पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे। जो लोड लिंटल में आ रहा है आपका, ये टॉप से जो लोड लिंटल में आ रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड किस पे करेगा, एक तो डिपेंड करेगा लिंटल के ऊपर जो मैशनरी प्रेजेंट है। लिंटल के जो यहाँ पे देखिए एच हाइट मैंने प्रोवाइड कर रखी ना, तो ये क्या है, लिंटल के ऊपर की मैशनरी है। तो लिंटल के एबव जो मैशनरी प्रेजेंट होगी, एक तो उस पर डिपेंड करेगा कि लिंटल आपका कितना लोड बेयर करेगा, पहली बात। दूसरा, आपका लिंटल में लोड आ रहा है, किस पे डिपेंड करेगा, जो इमेजिनरी ट्रायंगल आपने बना रखी है उसकी हाइट कितनी है। तो स्मॉल एच और कैपिटल एच पे डिपेंड करेगा कि लिंटल कितने लोड के लिए डिजाइन करना है आपको। क्लियर हो रहा है आपको कि लिंटल में लोडिंग कितने के लिए डिजाइन करनी है, दो चीजों पे डिपेंड करेगा। कैपिटल एच, कैपिटल एच क्या है आपका, हाइट ऑफ मैशनरी अबव द लिंटल, जितना लिंटल से ऊपर मैशनरी प्रेजेंट है। और स्मॉल एच, स्मॉल एच क्या है आपका, इमेजिनरी ट्रायंगल की हाइट। तो इन दोनों पे डिपेंड करती है आपकी कि लिंटल आपका कितना लोड ट्रांसफर करेगा साइड वॉल्स में। ठीक है, तो इसके बेस पे कुछ चीजें कोडल प्रोविजन है, कोड में कुछ स्पेसिफाई कर रखा है, वो चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं इनको, कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव वाइज पूछ सकता है आपसे ये चीजें। द लोड विल डिस्ट्रीब्यूट ऑन द लिंटल, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, इनसे ध्यान रखना, हर कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कहीं से भी अरेंज हो सकता है कि आपसे पूछ देगा कि जो लिंटल में लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आपको ध्यान होना चाहिए वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैपिटल एच और स्मॉल एच पे। कैपिटल एच क्या, हाइट ऑफ मैशनरी अबव द लिंटल, स्मॉल एच हाइट ऑफ इमेजिनरी ट्रायंगल, ये ध्यान रखना। द लोड विल बी, द लोड विल डिस्ट्रीब्यूट ऑन द लिंटल, on the lintel depends on, depends on the height of a masonry above lintel, height of masonry above lintel जिसको हम h बोलते हैं, कैपिटल एच से शो कर रहे हैं, एंड height of imaginary triangle, height of imaginary triangle, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, जिसको हम लोग स्मॉल h से शो करते हैं, हाइट ऑफ इमेजिनरी ट्रायंगल। ओके, तो कुछ बेसिक कोडल प्रोविजन है जिसके बेस पे हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, पहला, पहला आपका क्या है, एक या दो प्रोविजन है इसमें। इफ कैपिटल एच यानी हाइट ऑफ मैशनरी एबव लिंटेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.25 टाइम्स ऑफ, यानी जो इमेजिनरी ट्रायंगल की हाइट है अगर वो 1.25 टाइम्स है, ठीक है, और कैपिटल एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.25 टाइम्स एच, तो उस केस में होगा क्या, उस केस में क्या होगा, जो लिंटल में लोड ट्रांसफर हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी ट्रायंगल का ही लोड ट्रांसफर हो रहा है। ध्यान रखना, अगर आपने हाइट ऑफ मैशनरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.25 टाइम्स ऑफ एच रखी है, तो इस केस में क्या होगा, लोड ट्रांसफर, लोड ट्रांसफर
onto the lintel is only weight of machinery within imaginary triangle. ओके, सो अगर हाइट आपकी कैपिटल एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.25 टाइम्स एच, देन लिंटल में सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी ट्राइंगल का ही लोड ट्रांसफर होगा, यानी हम लोग सिर्फ लिंटल को डिजाइन करेंगे इमेजिनरी ट्राइंगल के बेस पे। और आपको दिख ही रहा होगा, तो हमें हमेशा कभी भी लिंटल, आप कभी भी डिजाइन करोगे लिंटल को, तो लिंटल को डिजाइन करने के लिए करते टाइम आपको कैपिटल एच शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 1.25 टाइम्स एच ही मेंटेन करना है आपको। क्यों? अगर आपने ये मेंटेन किया तभी आपका इमेजिनरी ट्रायंगल का लोड आपका लिंटल के ऊपर ट्रांसफर होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो इसका मतलब जो सराउंडिंग में मशीनरी प्रोवाइड कर रखी है आपने, उसका लोड भी लिंटल में आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है लिंटल की डिजाइनिंग के टाइम पे कभी भी। देन सेकेंड कंडीशन क्या बनती है, इफ कैपिटल एच इज लेस देन 1.25 टाइम्स ऑफ एच, तो इस केस में द कंप्लीट वेट ऑफ मैशनरी above lintel will transferred to the lintel. The complete weight of masonry above lintel, the complete weight of masonry above lintel will transferred to the lintel. ठीक है, तो दो आपके स्पेसिफिकेशन में दे रखे हैं कोडल प्रोविजन कि एक तो अगर हाइट ऑफ मैशनरी above the lintel is greater than equal to the 1.25 times the height of the imaginary triangle, और सेकंड कंडीशन आपको गिवन है if height of the masonry above the lintel is less than 1.25 times the height of the imaginary triangle। तो इन दोनों कंडीशंस के बेस पे आपको पता ही है लिंटल को आपको डिजाइन करना है, तो हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि आपका जो पहला केस है जो आ रखा है उसको हम लोग सेटिस्फाई कराएं, यानी हाइट एच कैपिटल एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.25 टाइम्स ऑफ एच, ये हमें ऑलवेज सेटिस्फाई कराने की कोशिश करनी है। बिकॉज सेकंड वाले केस में आपको पता चल रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा लिखा हुआ कि जो कंप्लीट मशीनरी है लिंटल के ऊपर, लिंटल के ऊपर जो कंप्लीट मशीनरी है उसका लोड आपका लिंटल में आ जाएगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, लिंटल भी ब्रेक करेगा, देन उसके बाद जो डोर है वो तो ब्रेक कर ही जाएगा। ओके, सो आपको डिजाइनिंग हमेशा पहले केस के लिए ही करनी है, ये भी ध्यान रखना। अब हम पढ़ते हैं एनालिसिस। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, इसके बाद हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है ना, सब चीजें क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बाद। ओके, क्लियर है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमें पढ़ना है एनालिसिस, कि अगर कहीं पे लिंटल आपको आ रखा है, लिंटल की डिजाइनिंग आ रखी है, तो उसकी एनालिसिस करनी कैसे है। एनालिसिस हेडिंग डाल दो। एनालिसिस में जो सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे वो करोगे आप इफेक्टिव स्पैन।
इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट आप सबसे पहले करोगे, इफेक्टिव स्पैन। और जब आप इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट करोगे तो इफेक्टिव स्पैन इक्वल टू होता क्या है, एल नॉट होता है, ये आपको पता है, यही मैंने लिखा हुआ है पीछे, एल नॉट इक्वल टू निकलेगा बी नॉट प्लस डी। बी नॉट क्या था आपका, ये था विड्थ ऑफ ओपनिंग, यहाँ पे देखिए बी नॉट क्या है आपका, लेंथ ऑफ ओपनिंग, विड्थ नहीं लेंथ ऑफ ओपनिंग, और स्मॉल डी आपका क्या है यहाँ पे, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द लिंटेल, जो लिंटेल की इफेक्टिव डेप्थ है वो आपका स्मॉल डी है, कैपिटल डी आपका टोटल डेप्थ थिकनेस ऑफ द लिंटेल है यहाँ पे, और इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द लिंटेल आपका क्या होगा, स्मॉल डी। तो अगर आपको कभी भी इफेक्टिव स्पैन एल नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या करो, जो विड्थ ऑफ ओपनिंग है बी नॉट प्लस स्मॉल डी कर दो, तो इससे आपकी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ लिंटेल निकल के आ जाएगी। पहली बात, इफेक्टिव स्पैन निकल के आ जाएगी, सॉरी इफेक्टिव डेप्थ नहीं, इफेक्टिव स्पैन निकल के आ जाएगी यहाँ पे, वेयर स्मॉल डी इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ ऑफ लिंटेल, वेयर स्मॉल डी इक्वल टू लिंटेल। पहला आपने इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट कर लिया। अब आपको पता है लिंटेल डिजाइन किसके लिए करना है, डिजाइन सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट के लिए ही डिजाइन करना है लिंटेल को, ये आपको पता चल रहा है। तो जब मूवमेंट के लिए डिजाइन करोगे तो ऑब्वियसली बात है मूवमेंट किस किस से अराइज होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एनालिसिस में हम लोग हमेशा कंसिडर करके चलते हैं, लेट अस एज्यूम height of machinery above the lintel is greater than 1.25 times of h वाला केस, ये केस ही हम एज्यूम करके चलते हैं। तो इसको एज्यूम करने का मतलब क्या है कि जो इमेजिनरी ट्राइंगल है उसी ट्राइंगल का लोड ओनली आपका लिंटेल में ट्रांसफर होगा, यानी आपको जो डिजाइनिंग करनी है वो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी ट्राइंगल के अंदर जो लोड है उसके लिए ही डिजाइनिंग करनी है सिर्फ, अगर आपने ये केस एज्यूम कर रखा है और इसके तौर पे आप डिजाइनिंग करोगे तो। हेंस कंसीडर the weight of machinery within triangle only, within triangle only। तो डिजाइनिंग के लिए जो इमेजिनरी ट्राइंगल है उसके अंदर का वेट ही हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं उस वेट की, तो वेट कितना होगा, आपसे बोलूं मैं कि इमेजिनरी ट्राइंगल के अंदर आप वेट कैलकुलेट करिए, तो वेट कितना होगा बताइए। अगर आप वेट निकालोगे इमेजिनरी ट्राइंगल के अंदर वेट निकालोगे तो वेट कितना आएगा, सिंपल सा है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लगाना आपको। अगर इमेजिनरी ट्राइंगल के अंदर वेट निकालोगे तो आपको पता है यूनिट वेट इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। अब यूनिट वेट आपने जो भी मटेरियल आपने प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है, मशीनरी जिसकी भी प्रोवाइड कर रखी है उसका बोल रहा हूँ मैं यूनिट, ये यूनिट वेट ऑफ मशीनरी बोल रहा हूँ, यूनिट वेट ऑफ मशीनरी इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ मशीनरी, यही तो आपको निकालना है। यहाँ पे निकालना क्या है, यहाँ पे आपको निकालना है वेट, तो वेट इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट ऑफ मशीनरी, वॉल्यूम इक्वल सॉरी वेट इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट ऑफ मशीनरी। वॉल्यूम किसका, इमेजिनरी ट्राइंगल का, जो कि क्या होगा आपका एरिया इंटू थिकनेस ओनली। तो एरिया क्या होगा इमेजिनरी ट्राइंगल का, यहाँ देखिए एरिया इमेजिनरी ट्राइंगल का होगा क्या, इमेजिनरी ट्राइंगल का एरिया होगा आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस हाइट, ये आपका इमेजिनरी ट्राइंगल का एरिया होगा। तो हाफ बेस कितना इमेजिनरी ट्राइंगल का, बेस आपका एल नॉट है, और हाइट आपकी कैलकुलेट करी थी आपने एल नॉट बाई टू, गुड ब्रिक मैशनरी के लिए बात कर रहा हूँ। तो हाइट कितनी निकल के आई थी आपकी एल नॉट बाई टू, तो एरिया कितना हो गया इमेजिनरी ट्राइंगल का, हाफ इंटू एल नॉट बाई टू, बिकॉज एच की वैल्यू आपने एल नॉट बाई टू यहाँ पे कैलकुलेट करी है। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, हाफ इंटू एल नॉट बेस इंटू एल नॉट बाई टू हाइट इंटू यूनिट वेट ऑफ द मशीनरी, सॉरी एक चीज छूट गया यहाँ पे, इंटू थिकनेस ऑफ द वॉल,
ठीक है, जब थिकनेस ऑफ द वॉल से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद फाइनली आपका यूनिट वेट ऑफ मैसनरी। तो यहाँ पे वेयर आपको सब चीजें पता ही है, बाकी चीजें तो लिखी हुई हैं। टी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, थिकनेस ऑफ वॉल, थिकनेस ऑफ वॉल, थिकनेस ऑफ वॉल। सेकेंड आपका गामा एम, दिस इज यूनिट वेट ऑफ मैसनरी, जो भी मैसनरी आपने प्रोवाइड कर रखी है उसका यूनिट वेट। ये आपका निकल गया वेट ऑफ, क्या निकल गया आपका ये वेट ऑफ मैसनरी विद इन द ट्राइंगल। ये क्या निकल गया आपका वेट ऑफ मैसनरी विद इन द ट्राइंगल, यानी मैसनरी के अंदर कितना वेट है ये आपका निकल गया। आप देखिए, एक चीज मैं बताना भूल गया, आप देखिए यहाँ पे, अब जब ये एनालिसिस आप स्टार्ट करने वाले हो तो आप दो चीजों के लिए एनालिस करोगे। जैसे ही आपने h इज ग्रेटर देन 1.25 टाइम्स ऑफ h मान लिया, तो इसका मतलब पहली बात तो आप सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी ट्रायंगल के अंदर जो वेट है उसको कंसीडर करोगे डिजाइनिंग में। सेकंड आपका सेल्फ वेट ऑफ द लिंटेल। तो दो चीजों के लिए डिजाइन करोगे आप लिंटेल को। पहला तो जो उसके ऊपर इमेजिनरी ट्रायंगल का जो वेट आ रहा है उसका, उसके लिए, उसकी वजह से जो मोमेंट जनरेट हो रहा है उसके लिए पहली चीज। और दूसरा आपका जो उसका सेल्फ वेट होगा लिंटेल का, उस सेल्फ वेट की वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा उसके लिए आपको डिजाइनिंग करनी है। सिंपल सी बात है, दो चीजों के लिए आपको डिजाइन करनी है। तो अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं कि जो इमेजिनरी ट्राइंगल है उसके अंदर आपका वेट कितना है। वेट आपका निकल के आ गया वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट ऑफ द मैशनरी। तो वॉल्यूम कितना आपका, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया आपने निकाल लिया यहाँ पे ये, इंटू थिकनेस इंटू यूनिट वेट ऑफ द मैशनरी। अब आपको इसकी वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो मोमेंट हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, स्लाइड खत्म होगी, एक सेकंड वेट करना। तो पहला आप एनालाइज करिए इमेजिनरी ट्राइंगल का वेट जो लिंटल के ऊपर आ रहा है। इमेजिनरी ट्राइंगल बनाइए यहाँ पे, लेट दिस इज द इमेजिनरी ट्राइंगल। ये आपका है इमेजिनरी ट्राइंगल। इस इमेजिनरी ट्राइंगल की हाइट आपको पता है कितनी है, एल नॉट बाई टू। इमेजिनरी ट्राइंगल की हाइट कितनी है, एल नॉट बाई टू, इतना आपको पता है। और टोटल लेंथ भी आपको पता है, टोटल लेंथ यहाँ पे एल नॉट है। टोटल लेंथ कितनी है, एल नॉट। जो टोटल लेंथ आपकी है ये आपकी है एल नॉट, दिस इज एल नॉट। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान रखना, जो टोटल डब्ल्यू वेट है आपका, जो वेट आपने कैलकुलेट कर रखा है इमेजिनरी ट्राइंगल का, ये वेट कैलकुलेट कर रखा है आपने किलो न्यूटन में, टोटल वेट। ये टोटल वेट आपने कैलकुलेट कर रखा है किलो न्यूटन में, बिकॉज देखिए आप, गामा एम इक्वल टू, गामा एम की यूनिट क्या होगी, गामा एम की होगी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, होगी नहीं होगी। किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आपकी गामा एम की यूनिट होगी। एल नॉट टी डब्ल्यू की यूनिट होगी आपकी मीटर, मीटर 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 यानी मीटर क्यूब। तो आपका जो डब्ल्यू निकल के आ रखा है ये निकल के आ रखा है आपका किलो न्यूटन में, अगर आप यूनिट यहाँ पे चेक कर रहे होंगे तो ये निकल के आया किलो न्यूटन में। ठीक है, किलो न्यूटन यानी डब्ल्यू निकल के किसमें आता है, किलो न्यूटन में। आप देखिए यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, सिमिलर ट्राइंगल दो बन रहे हैं, एल नॉट बाई टू जब हाइट है इसकी, एक लेफ्ट साइड ट्राइंगल बन रहा है, एक राइट साइड आपका ट्राइंगल बन रहा है, दो ट्राइंगल बन रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो दो, जो आपने डब्ल्यू यूनिट वेट कैलकुलेट कर रखा है इसका, जो डब्ल्यू यूनिट वेट आपने इसका कैलकुलेट कर रखा है, वो डब्ल्यू यूनिट वेट दोनों ट्राइंगल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, यानी ये आपका डब्ल्यू बाई टू यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और डब्ल्यू बाई टू आपका यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो जो डब्ल्यू आपने टोटल लोड कैलकुलेट कर रखा है, ये क्योंकि आपका पॉइंट लोड है, आपको पता है ये आपका पॉइंट लोड है। पता कैसे चला, पता आपका चला बिकॉज आपने जो यूनिट वेट निकाल रखा है वो यूनिट वेट आपने निकाल रखा है किलो न्यूटन में, और किलो न्यूटन किसकी यूनिट होती है, पॉइंट लोड की। तो ये पॉइंट लोड आपका दोनों ट्राइंगल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड, डब्ल्यू बाई टू के फॉर्म में। अब बात ये उठती है यहाँ पे कि ये डब्ल्यू बाई टू आपका एक्ट कहाँ पे करेगा। डब्ल्यू बाई टू डिस्ट्रीब्यूट तो हो रहा है, लेकिन डब्ल्यू बाई टू एक्ट कहाँ पे करेगा। आपको पता है हमेशा अगर लोड होगा तो आपका सेंट्रॉइड पर ही एक्ट करना चाहिए, तो सेंट्रॉइड पे एक्ट करेगा। तो लेफ्ट और राइट साइड से जो सेंट्रॉइड होगा उसको आप निकाल लो।
ये सेंट्रोइड, आप सेंट्रोइडल डिस्टेंस देख लो आप, ठीक है, सेंट्रोइडल डिस्टेंस देख लो। आपको पता है एक चीज ध्यान रखना, जो इनकी हाफ डिस्टेंस है ये आपकी है एल नॉट बाई टू, ये आपकी है एल नॉट बाई टू, एल नॉट बाई टू, और इसके बाद वाले हाफ की डिस्टेंस भी आपकी कितनी है, एल नॉट बाई टू। दिस इज एल नॉट बाई टू और एल नॉट बाई टू, ये आपको पता ही चल रहा है। आपको निकालना क्या है यहाँ पे, आपको ये निकालना है कि ये डब्ल्यू बाई टू जो आपका लोड है कहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो नहीं तो बता सकते डब्ल्यू बाई टू लोड आपका कहाँ पे एक्ट कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया आपने डब्ल्यू बाई टू, लेकिन एक्ट कहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये ट्राइंगल है आपका, ट्राइंगल के लिए आपने पता है ये सेंट्रॉइड आपने पढ़ रखा है, बेस से कहाँ पे होता है, बेस से होता है आपका एच बाई थ्री पे, बेस से एच बाई थ्री पे, और जो साइड्स होती हैं उन साइड से ये एक्ट करता है आपका टू बाई थ्री ऑफ एच पे, ठीक है। तो बेस से आपका एच बाई थ्री पे एक्ट करता है, और साइड से जो जो तीनों साइड्स हैं उन साइड से आपका एक्ट कहाँ पे करेगा, टू बाई थ्री ऑफ एच से, यानी जहाँ पे आपके दो मेंबर कहीं पे मिल रहे हैं, ठीक है, ट्राइंगल के कहीं पे भी अगर आपके दो मेंबर एक पॉइंट पे मिल रहे हैं तो उन पॉइंट से हमेशा सेंट्रोइड आपका टू बाई थ्री ऑफ एच पे एक्ट करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे आपके दो मेंबर यहाँ पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए दो मेंबर आपके मीट कर रहे हैं, तो हमें चेक करना है लेफ्ट साइड से, या हमें चेक करना है, या हमें चेक करना है लेफ्ट साइड से, या चेक करना है राइट साइड से, ठीक है। और कहाँ से चेक करना है, जहाँ पे आपके दो मेंबर मीट कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी आपके दो मेंबर मीट करेंगे वहां पे हमेशा आपका सेंट्रॉइड टू बाई थ्री ऑफ डिस्टेंस पे एक्ट करेगा, टू बाई थ्री ऑफ एल नॉट पे। लेकिन यहाँ पे हाफ हाफ ट्रायंगल के लिए हमें करना है, देखिए ये आपका ट्रायंगल हाफ है और ये आपका ट्रायंगल हाफ है, तो ये होगा क्या यहाँ पे आपका टू बाई थ्री ऑफ एल नॉट बाई टू, एल नॉट बाई टू। इन सिमिलर वे लेफ्ट साइड पे आपका टू बाई थ्री ऑफ एल नॉट बाई टू पे एक्ट करेगा, यानी ये कितना हो गया आपका एल नॉट बाई थ्री पे, एल नॉट बाई थ्री पे आपका एक्ट कर रहा है ये लोड। लोड कहाँ पे एक्ट कर रहा है ये, एल नॉट बाई थ्री पे। तो करा क्या आपने अभी तक एनालिसिस में, अभी तक की एनालिसिस में आपने करा, पहले आपने डब्ल्यू वेट कैलकुलेट करा, उस वेट को आपने डिस्ट्रीब्यूट करा दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल डब्ल्यू बाई टू के फॉर्म में, और ये डब्ल्यू बाई टू आपका एक्ट कर रहा है एल नॉट बाई थ्री पे। ये डब्ल्यू बाई टू एक्ट कहाँ पे कर रहा है आपका एल नॉट बाई थ्री पे, बिकॉज आपकी जो सेंट्रॉइड होती है ट्राइंगल की वो होती है टू बाई थ्री ऑफ एल नॉट, ये आपकी सेंट्रॉइड होती है। लेकिन क्योंकि आपके ट्राइंगल हाफ हाफ आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो एल नॉट की तरह एल नॉट की जगह पे आपका जो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी एल नॉट बाई टू हो जाएगी, ठीक है ना, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी एल नॉट बाई टू। तो टू बाई थ्री इंटू एल नॉट बाई टू इक्वल टू एल नॉट बाई थ्री पे। इसको मैं बीम के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ बीम के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। तो जब मैं इसके लिए बीम बनाऊंगा तो आप देखिए कुछ बीम ऐसे बन के आएगी, ये आपकी बीम है कोई, सिंपली सपोर्टेड बीम ले रहा हूं मैं। इस सिंपली सपोर्टेड बीम में, इस सिंपली सपोर्टेड बीम में डब्ल्यू बाई टू, लेट अस कंसीडर डब्ल्यू बाई टू आपका यहाँ पे एक्ट कर रहा है, और राइट साइड वाले में भी डब्ल्यू बाई टू आपका यहाँ पे एक्ट कर रहा है, डब्ल्यू बाई टू आपका यहाँ पे एक्ट कर रहा है। और आपको पता है कि लेफ्ट साइड से ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है, एल नॉट बाई थ्री पे, एल नॉट बाई थ्री पे, और राइट साइड से भी आपका ये एल नॉट बाई थ्री पे। डिस्टेंस से थोड़ी सी ज्यादा कम बन जाएगी, ठीक है, और बीच वाली डिस्टेंस कितनी बच जाएगी, ये भी एल नॉट बाई थ्री बच जाएगी। डिस्टेंस से मत जाना, ठीक है, स्केल ऊपर नीचे हो रखा है डिस्टेंस का, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो देखिए एक बीम बनाया मैंने, इस ट्रायंगल को बीम के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया मैंने, एक बीम बनाया, इस बीम में डब्ल्यू बाई टू ये लोडिंग लग गई, और लेफ्ट साइड से आपको पता है एल नॉट बाई थ्री पे ये डब्ल्यू बाई टू है, और राइट साइड से भी आपका एल नॉट बाई थ्री पे ये डब्ल्यू बाई टू है। तो बीच की डिस्टेंस कितनी बच गई आपकी, एल नॉट बाई थ्री बच गई, ठीक है ना, बीच की डिस्टेंस ऑटोमेटिकली कितनी बच गई, एल नॉट बाई थ्री। इसके लिए जब आप एस एफ डी कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले आपको रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। तो रिएक्शन जब आप निकालोगे तो आप सेंटर में जब आप एक कट मारोगे, ये जब आप सेंटर में एक कट मारोगे तो आपको देख रहा होगा कि ये बीम आप सिमेट्रिकल है, आपकी जो एक बीम है ये बीम पूरी की पूरी सिमेट्रिकल बीम है। तो जो रिएक्शन निकलेंगी वो क्या निकलेंगी, लोड्स का समेशन डिवाइडेड बाई टू। जब आप लोड्स का समेशन डिवाइडेड बाई टू करोगे तो आपकी रिएक्शन निकल जाएंगी इससे। कभी भी सिमेट्रिकल बीम हो तो वहां पे आपको कुछ नहीं करना, वहां पे आपको लोड्स का समेशन करना, डिवाइड बाई टू कर दो तो आपकी रिएक्शन निकल जाएंगी। वहां पे मोमेंट अबाउट दिस जीरो, मोमेंट अबाउट दिस जीरो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए आप जब आप लोड्स का समेशन लोगे तो डब्ल्यू बाई टू प्लस डब्ल्यू बाई टू कितना हो गया, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टू। तो एक रिएक्शन आपकी निकल गई डब्ल्यू बाई टू,
दूसरी रिएक्शन भी निकल गई आपकी W/2, ये आपकी निकल के आ गई रिएक्शन। इसका आप बनाइए शियर फोर्स डायग्राम। जब आप इसका शियर फोर्स डायग्राम जब आप इसमें बनाओगे, इसका जब शियर फोर्स डायग्राम बनाओगे तो देखिए ये शियर फोर्स डायग्राम आपका क्या बन के आएगा, शियर फोर्स डायग्राम W/2, तो W/2 यहाँ तक उठेगा ये, देन उसके बाद आपका यहाँ पे तक जाएगा, और W/2 अपोजिट डायरेक्शन में दोनों है, तो W/2 आपका क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे शियर फोर्स कितना हो गया, जीरो इस पॉइंट पे, ठीक है। सबसे मैक्सिमम कहाँ पे आया, सपोर्ट पे। सपोर्ट पे कितना है, W/2। सपोर्ट पे शियर फोर्स कितना है आपका, W/2। सपोर्ट पे शियर फोर्स कितना है, W/2। रिएक्शन सपोर्ट में W/2 है, तो सपोर्ट में शियर फोर्स भी आपका W/2 है, ठीक है। और अगर आप लेफ्ट साइड की अगर आप बात करोगे तो ये आपका देखिए W/2, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये जीरो बन के आ जाएगा। वो आपको बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स क्लियर होंगे, ठीक है। ये आपका W/2 आपका यहाँ पे भी निकल के आ गया, ठीक है। तो ये आपने बना दिया इसका SFD, ये आपने क्या बना दिया, शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। मैंने यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम बहुत डिस्कस में, अगर किसी को क्लियर नहीं हो रहा कि कैसे मैंने ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो बनाया तो बता दो, मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ अच्छे से फिर इसके बाद, क्योंकि RCC पढ़ लो तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे आपके SFD थोड़ा BMD लगभग लगभग क्लियर होंगी। तो वैसे तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजें थोड़ी बहुत मैं नहीं बता रहा हूँ, तो बताइए। ठीक है, ये इसका SFD बन के आएगा, तो ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये SFD बन के आएगा, इसी का आपको BMD भी ड्रॉ करना है, BMD भी इसका ड्रॉ करना है आपको। BMD जब आप ड्रॉ करोगे तो BMD में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका जगह नहीं है मेरे वहाँ पे, तो BMD में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो BMD देखिए पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड के लिए BMD आपकी लीनियर बन के आती है, आपको पता ही है। और पॉइंट लोड के लिए SFD आपकी स्ट्रेट लाइन बन के आती है, ये टोम में आप पढ़ते हो। तो मैंने देखिए स्ट्रेट लाइन पे SFD बना रखी है, और BMD आपकी बन के आएगी यहाँ पे क्या, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आपकी इसकी BMD बन के आएगी। तो देखिए सबसे पहले BMD आपकी कितनी बनेगी, आपका देखिए यहाँ पे कितनी है, जीरो है, यहाँ पे जीरो है सपोर्ट में, सपोर्ट में आपकी जीरो है, दोनों सपोर्ट में BMD जीरो होगी, ठीक है। और आपको पता है जो बेंडिंग मोमेंट होता है मैक्सिमम कहाँ पे होता है, जहाँ पे आपका शियर फोर्स जीरो होता है। तो जहाँ पे शियर फोर्स जीरो होगा, यानी इस पॉइंट पे देखिए शियर फोर्स जीरो कहाँ पे है, एक तो इस पॉइंट पे है, एक इस पॉइंट पे है। यहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे होगा क्या, मैक्सिमम होगा। और क्योंकि आपका SFD यहाँ पे जीरो है, इस वाले इलाके में SFD क्या है, इस वाले में आपका शियर फोर्स क्या है, जीरो है, तो इस वजह से आपका बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे कांस्टेंट होगा। बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा इस वाले पोर्शन के लिए, ठीक है। तो देखिए आप, जब मैं बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगा तो आपको पता है कि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर इस पॉइंट तक की मैं बात करूं, यहाँ पे तक की W/2 जहाँ पे है वहां पे तक की मैं बात करूं, तो फोर्स कितना है, W/2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, L0/3। तो ये हो गया आपका W L0/6, और बनेगा कैसा आपका, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। कैसे बनेगा आपका, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। इन सिमिलर वे राइट साइड से मैं अगर बात करूं तो फोर्स कितना है, W/2 और L0/3, कहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे लोड अप्लाई हो रहा है। तो W/2 इंटू L0/3, ये कितना होगा आपका, ये भी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बन के आएगा। ये भी क्या बन के आएगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इसके बाद आपको पता है कि शियर फोर्स जीरो है, तो इस वजह से आपका ये जो BMD है वो कांस्टेंट बन के आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका जो निकल के आया, ये निकल के आया WL0/6, WL0/6। एक सेकेंड वेट करो, तो मैं अंदर ही कर देता हूँ। WL0/6, ये आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकल के आ गया, या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकल के आ गया, ठीक है। मैं अगर इसको बनाऊं तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया, ये आपका आ गया L0/3 डिस्टेंस है, ये आपका हो गया L0/3 डिस्टेंस पे, और ये भी हो गया आपका L0/3 डिस्टेंस। ये आपकी इसकी SFD या BMD दोनों ड्रॉ के आगे किसके लिए, SFD और BMD ड्रॉ के आगे किसके लिए, इमेजिनरी ट्राइंगल के लिए, यानी सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी ट्राइंगल के लिए SFD और BMD आपकी ड्रॉ होके आ गई। अब आपको पता है कि मैक्सिमम शियर फोर्स यहाँ पे कितना आ गया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ गया। डिजाइन हमें हमेशा मैक्सिमम के लिए ही करना होता है। तो जो मैशनरी वाला जब जब इमेजिनरी ट्राइंगल है, उस इमेजिनरी ट्राइंगल के लिए मैक्सिमम शियर फोर्स आपको पता है W/2 निकल के आ गया। देखिए W/2 आपका मैक्सिमम शियर फोर्स निकल के आ गया, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में W/2 आपका शियर फोर्स मैक्सिमम निकल के आ गया। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना निकल के आ गया, बाई 6, WL0/6 आपका मैक्सिमम
बेंडिंग मोमेंट निकल के आएगा जब आपका इमेजिनरी ट्रायंगल का वेट कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, पहला तो ये निकल गया। सेकंड आपको क्या करना है, सेल्फ वेट के लिए डिजाइन करना है। सेकंड आपको क्या करना है, ये तो आपकी डिजाइनिंग होगी किसके लिए, अभी मैं उसको पूरा क्लियर एक साथ भी लिख दूंगा। ये आपकी डिजाइनिंग किसके लिए हो गई, जब आपने इमेजिनरी ट्रायंगल एज्यूम किया। ठीक है, अब आपको करना है सेल्फ वेट ऑफ द लिंटल के लिए डिजाइन करना है। अब आपको डिजाइन किसके लिए करना है, सेल्फ वेट ऑफ द लिंटल के लिए। अब आपको करना है सेल्फ वेट ऑफ लिंटल के लिए। सेल्फ वेट, दो ही तो लोडिंग है, एक तो इमेजिनरी ट्रायंगल की वजह से और एक सेल्फ वेट की वजह से। सेल्फ वेट ऑफ लिंटल। और आपको पता है सेल्फ वेट हम किसमें कैलकुलेट करते हैं, आपको अभी तक पता ही है, सेल्फ वेट हम लोग किलो न्यूटन पर मीटर में कैलकुलेट करते आते हैं। ठीक है ना, सेल्फ वेट हम लोग किसमें निकालते हैं, किलो न्यूटन पर मीटर में, यानी यूडीएल के फॉर्म में हम लोग सेल्फ वेट निकालते हैं। ये हम जब बीम डिजाइन कर रहे थे तो आपने देखा था वहां पे। ठीक है, तो जब सेल्फ वेट आप निकालोगे लिंटल का, तो वेट कैसे निकालोगे आप लिंटल का, वेट आप निकालोगे कितना है, वेट आपका क्या होगा, सिंपल सी बात है, वेट भी आपका वही होगा, वॉल्यूम इंटू क्या होगा, वॉल्यूम इंटू जो आपने पहले करा, वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट ऑफ, वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट। यूनिट वेट कर दो आप, अभी आपको पता नहीं लिंटल आपने किसका बना रखा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूनिट वेट, क्योंकि हम यहाँ पे आरसीसी में ऐसे पढ़ रहे हैं, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि यूनिट वेट आरसीसी का है, तो लिंटल आपका किसका बन रखा है, आरसीसी का बना है। तो जो गामा हमने यहाँ पे ले रखा है वो ले रखा है हमने यूनिट वेट ऑफ आरसीसी, बिकॉज हम लोग आरसीसी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि लिंटल किसका बन रहा है, आपका आरसीसी का बन रहा है। ठीक है, तो जब आप वेट निकालोगे तो वेट कितना है आपका, सेल्फ वेट कितना निकलेगा आपका, वॉल्यूम कितना होगा आपका, वॉल्यूम होगा आपका एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया कितना होगा आपका लिंटल का एरिया होगा आपका थिकनेस ऑफ लिंटल इंटू थिकनेस ऑफ वॉल। एक सेकेंड वेट करना, तो जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए जो वॉल्यूम आपका निकलेगा, ये निकलेगा एरिया इंटू थिकनेस ऑफ वॉल से। ठीक है, एरिया इंटू थिकनेस ऑफ वॉल से। और अगर मैं बात करूं एरिया की, तो एरिया आप जब आप सेल्फ वेट कैलकुलेट करोगे तो पर मीटर के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, यानी लेंथ कितनी लेके चल रहे हो, लेंथ लेके चल रहे हो आप 1 मीटर, तो होगा क्या, लेंथ इंटू थिकनेस कितनी है, थिकनेस ऑफ लिंटल आपकी कितनी है, डी, ये हो गया एरिया इंटू थिकनेस ऑफ वॉल से आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया इंटू गामा, ये निकल गया आपका गामा। तो हो गया क्या आपका डी इंटू टी डब्ल्यू इंटू गामा, वेर गामा इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ आरसीसी, यूनिट वेट ऑफ आरसीसी बिकॉज लिंटल इज मेड ऑफ आरसीसी। ठीक है, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि लिंटल आपका किससे बना हुआ है, आरसीसी से बना हुआ है। ओके, तो आपका ये वेट निकल गया है, बस इस वेट के बेस पे आप एक डायग्राम बना लो और इससे बेंडिंग मोमेंट, इससे आप क्या निकाल लो, बेंडिंग मोमेंट कितना आपके लिंटल में लगा। ये आप, मैं फिर सिंपली सपोर्टेड बीम ले रहा हूँ, एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले रहा हूँ। इस सिंपली सपोर्टेड बीम में सेल्फ वेट की वजह से आपको पता है किलो न्यूटन पर मीटर के लिए डिजाइन होगा, यानी यूडीएल अप्लाई हो रहा है। तो इस बीम में क्या अप्लाई हो रहा है, यूडीएल, ये यूडीएल आपका यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, कितना, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का आपका यूडीएल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। जब डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का यहाँ पे यूडीएल आपका अप्लाई होगा, तो इसके बेस पे आप निकालिए एसएफडी और बीएमडी इसका। तो सिंपल सी बात है, एल नोड इसकी लेंथ है, एल नोड इसकी लेंथ है, और क्योंकि आपका ये डायग्राम सिमेट्रिकल है, तो आप यहाँ पे सिंपल सी बात है, कैसे निकाल सकते हो आप, टोटल लोड डिवाइडेड बाई 2 करो, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, रिएक्शंस निकल जाएंगी दोनों साइड की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूडीएल के फॉर्म में रिएक्शन दे रखी है, तो होगा क्या, यहाँ पे टोटल लोड निकालने के लिए पहले आप डब्ल्यू इंटू एल नॉट करोगे, तो आपका टोटल लोड निकल जाएगा। उसके बाद डिवाइड बाई 2 कर दो, डब्ल्यू एल नॉट बाई 2, ये आपकी दोनों रिएक्शन निकल गई, लेफ्ट सपोर्ट और राइट सपोर्ट। जब इसका एसएफडी आप ड्रॉ करोगे, तो एसएफडी आपकी यहाँ पे क्या बनेगी, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। इसकी एसएफडी क्या बनेगी यहाँ पे, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, और ये एसएफडी कुछ ऐसे बन के आएगी, एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आपको एसएफडी कुछ ऐसी बन के आएगी इसकी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन में दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, और
सपोर्ट में आपका जो शियर फोर्स रहेगा वो WL0/2 रहेगा, दोनों सपोर्ट में आपका WL0/2 रहेगा आपका क्या शियर फोर्स। और जब आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा इसका 2 डिग्री पैराबोला। तो 2 डिग्री पैराबोला जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा तो ये आपका यूं बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका ये बनने वाला है, जो होगा आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा WL0/2, जो आपका यूडीएल होता है। अभी तक आप पढ़ते हुए आ ही रहे हो, अगर मैं कैलकुलेट न भी करूँ तो इतना आपको पता ही है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए कहीं पे भी यूडीएल अप्लाई हो रखा है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है आपका WL0² / 8, ये आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। ठीक है, इतना आपको पता है इसके लिए। ठीक है, तो सेल्फ वेट के लिए भी शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पता है, और जो लिंटेल का इमेजिनरी ट्रायंगल है उसके लिए भी आपको किसकी वैल्यू पता है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पता है। तो अगर मैं बात करूं इसके बाद मैक्सिमम शियर फोर्स की, अगले वाले पेज में लिखता हूं मैं, मैक्सिमम शियर फोर्स की मैं बात करूं लिंटेल में, मैक्सिमम शियर फोर्स जिसके लिए आप डिजाइन करोगे लिंटेल को, मैक्सिमम शियर फोर्स इन लिंटेल, मैक्सिमम शियर फोर्स इन लिंटेल की मैं बात करूं, जो निकलेगा आपका वी से निकलेगा। तो होगा क्या, मैक्सिमम शियर फोर्स आपका किसकी वजह से निकलेगा, एक तो आपका उसके सेल्फ वेट की वजह से निकलेगा, और दूसरा आपका इमेजिनरी ट्रायंगल की वजह से निकलेगा। तो इमेजिनरी ट्रायंगल की वजह से आपका जो इमेजिनरी ट्रायंगल के अंदर जो मशीनरी है उसकी वजह से आपका सेल्फ वेट, उसकी वजह से आपका मैक्सिमम शियर फोर्स कितना है W/2, उसकी वजह से आपका कितना है W/2 आपका मैक्सिमम शियर फोर्स है। और सेकंड आपका जो सेल्फ वेट है उसकी वजह से मैक्सिमम शियर फोर्स कितना है WL0/2। तो दोनों का समेशन कर दीजिए, W/2 प्लस WL0/2, इससे आपका निकल जाएगा मैक्सिमम शियर फोर्स ऑन लिंटेल, पहली बात। दूसरा जिसके लिए आपको डिजाइन करना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन लिंटेल, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन लिंटेल। तो जब आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एम की लिंटेल के लिए डिजाइन करोगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका इमेजिनरी ट्रायंगल के अंदर जो लोडिंग थी, मशीनरी थी, उसकी वजह से कितना निकल के आया WL0/6, WL0/6 आपका निकल के वहां से आया, और सेल्फ वेट की वजह से बाई 8, तो ये कितना हो गया आपका WL0/6 प्लस W स्मॉल w, ठीक है, ये स्मॉल WL0² डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका ये स्मॉल w है, ठीक है ना, ये आपका हो गया स्मॉल WL0² डिवाइडेड बाई 8, कैपिटल W प्लस स्मॉल w अलग अलग है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये निकल गया आपका WL0²/8। तो इतने के लिए आपको, इतने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए आपको लिंटेल को डिजाइन करना है, और मैक्सिमम शियर फोर्स आपका W/2 प्लस WL0/2 के लिए आपको लिंटेल को डिजाइन करना है। ठीक है, जो ये आपने बेंडिंग मोमेंट निकाला है, ये आपने सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट के लिए निकाला है। लिंटेल आपका ऑलवेज लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट के लिए ही डिजाइन होता है। ठीक है, जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये आपकी लिंटेल है, दिस इज द लिंटेल, और इस लिंटेल में देखिए आप, हमेशा हम किसके लिए डिजाइन करेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट के लिए ही डिजाइन करोगे आप। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते हैं, बिकॉज ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते हैं बिकॉज यहाँ पे होता क्या है, आपका लिंटेल की आपको पता है थिकनेस बहुत कम होती है, तो थिकनेस कम होती है तो अगर आप ज्यादा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे यहाँ पे तो फेलियर के चांसेस रहते हैं। तो इसी वजह से हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट के लिए ही डिजाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट नॉट डिजाइन, ट्रांसवर्स reinforcement not required because thickness of lintel is very less, थिकनेस ऑफ लिंटेल इज वेरी लेस, क्योंकि आपको पता ही है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड कहाँ करते हो, थिकनेस नहीं प्रोवाइड करोगे, तो थिकनेस में जब आप प्रोवाइड करोगे तो बहुत कम थिकनेस होने की वजह से वहां पे फेलियर अकर कर सकता है। ठीक है, तो ओनली डिजाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट, तो ओनली डिजाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना। तो लिंटेल को आपको सिर्फ बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन करना है। ये हो गया आपका लिंटेल कंप्लीट, इतना ही था आपका लिंटेल। ठीक है, तो लिंटेल हमने ये पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है। बस यहाँ पे ध्यान आपको सिर्फ इतना ही रखना है कि जो लिंटेल आप डिजाइन करते हो
वो लिंटेल आप किसके लिए डिजाइन करना है, पहले तो आपको इमेजिनरी ट्रायंगल के अंदर जो मैशनरी है उसके लिए डिजाइन करना है, साथ में आपके सेल्फ वेट के लिए। बाकी तो आपकी सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ही है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है डब्ल्यू उसके शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के, तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। अब मैंने ये एक फॉर्म में आपको दे रखा है, अब किसी भी फॉर्म में आपसे कभी पूछ सकता है, ठीक है। वो आपको कई, जैसे अभी मैंने किसके लिए पढ़ा है आपको, मैंने यहाँ पे आपको किसके लिए पढ़ा रखा है, मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा रखा है गुड ब्रिक के लिए, एंगल 45 डिग्री हमने मान के कर रखा है। वहां पे आपको एंगल कुछ भी दिया हो सकता है, एंगल 60 डिग्री दे सकता है, 30 डिग्री, ठीक है, तो एंगल चेंज कर सकता है। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो समझ लो कोई भी क्वेश्चन वो घुमा भी देगा तो आप कर लोगे इजीली। तो बस आपको ध्यान रखना है प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या है वो ध्यान रखोगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर जाओगे जो हम चीजें कैलकुलेट करने वाले, ठीक है। बस ये अगर ये एस एफ डी बी एम डी में किसी को कन्फ्यूजन है तो भाई जाके पढ़िए एस एफ डी बी एम डी, ठीक है ना, एस एफ डी बी एम डी जाके पढ़िए, क्योंकि एस एफ डी बी एम डी हम यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि आरसीबी सब्जेक्ट आपका चल रहा है। तो अगर आपके एस एफ डी बी एम डी कमजोर है तो आप वहाँ पे जाके बनाइए, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है ये समझने में, ठीक है, क्योंकि एस एफ डी बी एम डी यहाँ पे आपकी क्लियर होनी जरूरी है उसके लिए। तो कहाँ से आपका था जो आपका लेना था आपने ये चीजें, स्क्रीनशॉट आपने यहाँ तक ले लिया था, यहाँ तक हमने स्क्रीनशॉट ले लिया था, यहाँ से लीजिए स्क्रीनशॉट आगे, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि कोई लिंटल में कोई भी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। ये वेट कैसे निकाला बताइए आपको, यूनिट वेट इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यार, बस कुछ नहीं लग रहा, बस थोड़ी सी मैथमेटिक्स लग रही, बाकी कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं। अगला पेज निकाल देखिए ये, नेक्स्ट पेज, फाइनल पेज। ठीक है, तो ये आपने सारे के सारे स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, अपने नोट में ये चीजें आप डाल लेना। अगर स्क्रीनशॉट लोगे तो बेनिफिट ये बचेगा, आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ स्क्रीनशॉट से अपने नोट्स बना सकते हो। अगर साथ साथ नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है, साथ में नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है। अगर साथ में नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, आपको जरूरत पड़ रही है किसकी, स्क्रीनशॉट की, तो आप स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर लेंगे, अदरवाइज फिर आपको 2 घंटे का वीडियो देखना पड़ेगा उसके बाद, तो वो प्रॉब्लम करेगा, नेट नहीं चलता है, वो प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो लाइव देखने का ये बेनिफिट होगा कि आपका आप नोट्स एक तो अगर साथ में करो तो बहुत ही बढ़िया है, आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं बाद में। अगर साथ में नहीं कर पा रहे हो तो आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट से नोट प्रिपेयर कर सकते हो, जो कि आप आधे घंटे में 1 घंटे में लिख दोगे, ठीक है। तो ये हमारा लिंटेल कंप्लीट हो गया, समझ लो एलएसएम कंप्लीट, डब्ल्यूएसएम कंप्लीट, लिंटेल कंप्लीट, आईएस कोडल प्रोविजन आपके बीम के लिए आपने पढ़ लिए हैं पूरे, इंट्रोडक्शन वाली यूनिट पढ़ लिए, तो कुछ यूनिट्स आपकी निकल गई हैं यहाँ से। अब आपकी आगे जो आरसीसी का जो कोर बचता है, आरसीसी का जो कोर क्या बचता है इसके बाद, शियर, बॉन्ड, स्लैब, कॉलम, फुटिंग, ये आपका आरसीसी का कोर बचता है। उसके बाद रिटेनिंग वॉल्स में, ये भी आरसीसी का है, लेकिन कोर की मैं बात करूँ तो वहां से ज्यादा क्वेश्चन, कोर कहने का मतलब है जहाँ से आपके ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 95% चांस होंगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब आपकी स्लैब, कॉलम, शियर, बॉन्ड, ये 4 यूनिट हमें निकालनी है, ठीक है। तो अगले 1.5 से 2 हफ्ते में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये यूनिट्स आपकी सारी की सारी कंप्लीट हो जाए, कोशिश करेंगे। उसके बाद आपका फिर थोड़ा ही बचता है, उसके बाद तो बहुत कम है, ठीक है, 1-2 यूनिट बचेंगी जो कि बाद की मिसलेनियस वाले पार्ट से आती है, जैसे वाटर टैंक हो गया, आपका रिटेनिंग वॉल हो गया, स्टेयर केस हो गया, तो ये यूनिट्स आपकी बचेंगी उसके बाद फाइनली। तो कोशिश करेंगे कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते में आपका ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आरसीसी आपको दिख ही रहा होगा बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिए जो आरसीसी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये आप क्लास में 2 सेमेस्टर में पढ़ते हो, एक सेमेस्टर। अगर आपने पॉलिटेक्निक है तो पॉलिटेक्निक में मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग अगर बीटेक की बात करें तो हम लोग यहाँ पे 2 सेमेस्टर में चीजें पढ़ते हैं जो आपको पढ़ाई जा रही है सारी चीजें।
कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, एसएससी का लेवल ऊपर है, आपका एक एक मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारी चीजें पढ़नी है, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप पूछ सकते हो। बाकी अपना स्टडी आप लोग करते रहिए, जो भी घर में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आप जितने हो सके उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि थ्योरी मैंने आपको इतनी पढ़ा रही थी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप अटकोगे नहीं। अगर अटक जाओगे तो वहाँ पे आप अगर उसका सॉल्यूशन देख लोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये हमने पढ़ा था। तो आप बस फोकस करिए क्लास में। जिनको भी यहाँ पे आरसीसी पढ़ रहे हो, आप ये चीज डन मानो कि इसके बाद आपको आरसीसी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फुल एंड फाइनल। इसके बाद आप शॉर्ट नोट बना के रखिए, और उन्हीं नोट्स को आप घुमाते रहिए ऊपर नीचे, और आपकी आरसीसी कहीं पे भी अटकेगी नहीं। 90-95% आरसीसी में आप कभी नहीं अटकोगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ इसके बाद। तो आज की क्लास ठीक है, बाइंड अप करते हैं फिर हम लोग। वैसे भी सैटरडे को आपका ऑफ होता है, हमने पिछले सैटरडे को भी आपकी क्लास ली, इस सैटरडे को भी क्लास ली, तो आज कोई नहीं, अभी टाइम हो गया, फिर आपका लिंटल कंप्लीट हो गया है, तो बाकी आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। आज हम क्लास बाइंड अप करते हैं, रेस्ट करिए आप आज और कल, और मंडे को हम लोग मिलेंगे सीआर वाली यूनिट के साथ, और उस यूनिट को आप मिस मत करना, क्योंकि आपका एक भी कॉन्सेप्ट अगर वहाँ पे छूट गया तो आपके लिए वो कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड यूनिट्स हैं वो, बस आपको वो चीज़ें क्लास में आओगे तो प्रॉपर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए आप लोग, बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में मंडे को 10 AM में ही, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट यूनिट आपकी, जो भी होगी सीआर यूनिट स्टार्ट करेंगे अगली यूनिट में। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं सर, लिंटल से आपके न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। कन्वेंशनल में कभी पूछ दिया तो एनालिसिस पूछ सकता है, बाकी लिंटल से न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। आएगा भी तो छोटा मोटा कोई न्यूमेरिकल आएगा तो मैं बाद में कवर कर दूंगा। अगर ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूँ तो कुछ छोटा मोटा न्यूमेरिकल आपका कैसे आ सकता है, कुछ भी चीजें पूछ सकता है आपसे यहाँ पे छोटा न्यूमेरिकल में, अंदर की चीजें, जैसे आपका पूछ देगा हाइट निकालिए इसकी पूछ देगा, या ये एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.25 टाइम्स एच से पूछ देगा आपसे, एक एच की हाइट दे देगा और आपसे एक एच की हाइट निकालो बोल देगा, यानी आपसे बोल देगा जो मैशनरी प्रेजेंट है आपकी, इमेजिनरी जो मैशनरी प्रेजेंट है लिंटल से ऊपर, उसकी हाइट निकालिए, और आपको स्मॉल एच की वैल्यू दे देगा। तो ये छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आपके बन सकते हैं यहाँ से, बाकी वैसा कुछ खास न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं बनेगा। ठीक है ना, और डेफिनेशन के बेस पर क्वेश्चन बन सकते हैं कि लिंटल की डेफिनेशन क्या है, वो आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए। वो आपको डेफिनेशन दे देगा और बोलेगा ये जो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल मेंबर ओपनिंग के ऊपर प्रोवाइड करते हैं, जिसका काम होता है कि वुडन फ्रेम्स को क्रशिंग से बचाना, उसका नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो लिंटल कहलाता है। ये आपका गुड ब्रिक और पुअर ब्रिक मैशनरी का आपका ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ये ऑब्जेक्टिव में लिंटल से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ रखे हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन आ रखे हैं, लेकिन आपको बहुत बड़े न्यूमेरिकल्स यहाँ से करने की जरूरत नहीं है, वो न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। देखिए, बस आपकी इसकी एनालिसिस तैयार रखना, कभी भी आपका ऑब्जेक्टिव पेपर क्लियर होता है और आपको कन्वेंशन करने की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे आप एक क्वेश्चन आप लगा के चलिए, बस एक क्वेश्चन आप वहाँ पे लगाइए, बस आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना, चलो ठीक है, बाकी किसी को और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। ओके, तो मिलते हैं मंडे को।